हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 27 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं और एक आर्टिकल इसमें प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर है। पहला आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को कंसिडर करने की बात कही है, जो कहती है कि भाई एनजैक को रिवाइव कर देना चाहिए और जो कलेजियम सिस्टम है उसको एंड कर देना चाहिए। इस आर्टिकल में आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा एनजैक क्या है और जो कलेजियम सिस्टम है वो क्या है और कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एनजैक को रिवाइव करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं पीवाईक्यूज सारे प्रीलिम्स में। इसी से कनेक्टेड जीएस2 2017 में एक मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एनजैक के ऊपर, और यहीं पे बोला गया आप बताइए विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। अब ये जो आर्टिकल मैं आपको समझाऊंगा, इन आर्टिकल के पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनबीएफसीज जो लोन लेती हैं बैंक से, तो अब एक रिपोर्ट आई जिसमें हो रहा है कि अब वो बैंक से लोन ना लेकर के वो मार्केट से कहीं ना कहीं फंड को उठा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एनबीएफसीज क्या होते हैं, किस तरीके से ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो रही है, क्यों हो सकती है प्रॉबेबली, मैं वो एक इन डिटेल डिस्कशन करूंगा और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनबीएफसीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सीजीआई सूर्यकांत ने एक कॉल कही है कि भाई एक यूनिफॉर्म नेशनल जुडिशियल पॉलिसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा आखिर ये डिमांड कहो या फिर ये जो एक कॉल है क्यों कही गई है, और इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो ये नेशनल जुडिशियल पॉलिसी है क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी ये पॉलिसी, मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं मार्स के एक क्रेटर का नाम इंडिया के जियोलॉजिस्ट एमएस कृष्णन के नाम पे रखा गया है। मैं आपको समझाऊंगा क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पे नेमिंग करने का, और जब नेमिंग हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है सैफ्रांस का ग्लोबल एमआरओ फैसिलिटी हैदराबाद में। अब ये चीज़ पढ़ के आपको लग रहा होगा व्हाट इज सैफ्रान, व्हाट इज ग्लोबल एमआरओ, बट इस आर्टिकल में इन डिटेल डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे लीप के ऊपर बात हुई, लीप इंजन के ऊपर बात हुई है। मैं बताऊंगा लीप इंजन क्या होता है, एमआरओ क्या होता है, फिर सैफ्रान क्या है, एक अच्छा खासा एक आपको मैं ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहले आर्टिकल में बात करते हैं। अब हुआ क्या है, एक पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहा जा रहा है भैया आप जो हो ना एनजैक को रिवाइव कर दीजिए और जो कलेजियम सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दीजिए। अब ये जो आई है पिटीशन, ये चैलेंज करती है 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि एनजैक जो है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एनजैक बनाया गया था। अब एनजैक जब बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 ने जजमेंट दिया था और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और कलेजियम सिस्टम दोबारा आ गया था। अब सोच रहे हो कि सर ये है क्या एनजैक, व्हाट इज दिस कलेजियम सिस्टम? तो एक सिंपल सी भाषा में समझो, ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ये उसके रिगार्ड में कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज होती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ आती है कि पार्लियामेंट का जो विल है उसको ओवरराइड कर दिया गया था बाय जुडिशियल ओपिनियन। ये पिटीशन कह रही है कैसे, जब एनजैक को पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। साथ ही साथ पिटीशन एलिज लगाती या फिर एलिगेशन लगाती जो आपका कलेजियम सिस्टम होता है वो नेपोटिज्म को और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा लैक होती है। तो कोर्ट ने भी ओरली इसको इंडिकेट किया है कि भैया हम जो है ना आपकी प्ली को कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि ये कलेजियम सिस्टम क्या है। अब यहाँ पे कलेजियम सिस्टम मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कहीं ना कहीं होता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अब ये जो कलेजियम सिस्टम है इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, सीजीआई तो एक होता है, साथ ही साथ 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। अगर मैं आपका इसका ओरिजिन बताऊं तो 3 जजेस के केसेस थे 1981, 93 और 98 जिसके द्वारा एक कलेजियम सिस्टम बना था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कलेजियम सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। अब होता क्या है, कलेजियम सिस्टम जो रिकमेंडेशन देती है कि भैया ये जो हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है इसको हमें यहाँ पे ऐसे आना है या अपॉइंट करना है, ट्रांसफर करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बार उस रिपोर्ट को वापस भेज सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उसे रिटेट कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वही सेम चीज भेज दी, तब ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि उन्हें वो कहाँ मानना होगा। अब ये सारी चीजें सुन के लग रहा हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशियल सुप्रीमेसी चल रही है, लेकिन एनजैक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 आता है और क्वेश्चन यही पूछा गया। अगर आप ध्यान दोगे मेंस जीएस2
2017 का क्वेश्चन वो इसी एनजैक के ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन बनाया गया जिसमें सीजीआई रखे गए, 2 सीनियर जज रखे गए, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। अब ये किस लिए बनाया गया, आप सोचो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सीनियर जज हो गए, साथ ही साथ लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन, मतलब इक्वल इक्वल हो चुका है। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें थोड़ा सा पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डाउट था किसको, सुप्रीम कोर्ट को। इस वजह से उसने इस पूरे के पूरे एनजैक को नल एंड वॉइड कर दिया, पूरा अमेंडमेंट को, ये जो एनजैक वाला हिस्सा था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अब ये जब स्ट्रक डाउन हुआ तो इसमें एक मेन केस क्या डाला गया, उन्होंने कहा कि भैया ये चीज जो है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वायलेट करती है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब यहां बात करते हैं तीनों जजेस के केसेस का। 81 का जो केस था इसमें क्या था, यहां पे कोई कलेजियम सिस्टम जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इस केस में जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, यहां पे ये रूलिंग दी गई कि गवर्नमेंट के पास प्राइमेसी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करता है कि जो आपके जज अपॉइंटमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में वो कैसे होंगे, क्या होंगे, इसका कोई पर्टिकुलर मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगी। फिर सेकंड जज केस आता है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया इस जहां पे जो सीजीआई है उसकी प्राइमेसी होगी अगर कभी भी कोई अपॉइंटमेंट होना है किसी जज का। ठीक है, और यहीं पे कलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो पूछ सकते हैं कि कलेजियम सिस्टम कौन से जज केस में हुआ था, आप बोलोगे सेकंड जज केस में हुआ था। यहां पे कहा गया सीजीआई होंगे और 2 सीनियर मोस्ट होंगे, और थर्ड जज केस में क्या हुआ, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये चीज क्या हाईलाइट करती है कि जो आज आप कलेजियम सिस्टम देख रहे हो ये इवॉल्व कैसे हुआ है बेसिकली। तो इसका इवोल्यूशन हुआ है 3 जजेस के केसेस के द्वारा, और फाइनली जब एनजैक लाए तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अब देखिए 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा गया यूपीएससी में, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। क्या ऐसा हुआ था? एब्सोल्युटली नॉट। आप याद करो कि 42nd में चीजें कहीं ना कहीं लाई गई थी, 47 में क्या हुआ, सॉरी 44 में क्या किया गया था, उसको दोबारा उसी स्टेप पे रीबैक किया गया था। मतलब जो गलतियां 42nd अमेंडमेंट में फील हुई थी गवर्नमेंट को, तो 44th में उसको सुधारने का काम किया गया था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। ठीक है, क्योंकि आपको यही पूरे आर्टिकल में समझाया मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था ये बोल के कि ये वॉयलेट कर रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 2012 का सवाल देखिए, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये एक बार आप प्रॉपर पढ़ेंगे आपको आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, वाइल द अपॉइंटिंग The Supreme Court judges, the President of India has to consult Chief Justice of India। क्या ऐसा है? आप सोच के देखिए, क्या यहाँ पे ऐसा कोई मेंशनिंग है? द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली नॉट। फिर कह रहे हैं सैलरीज जो होती हैं जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती हैं। यस, दिस इज चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर कोई वोट नहीं कर सकता कि भैया अब जो है जजेस की सैलरी कम कर दो या फिर इसको बढ़ा दो, ये इनका नहीं होता है जनरली। वो उसके लिए एक प्रॉपर लॉ लाना पड़ेगा और वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो पार्लियामेंट होती है। नेक्स्ट आता है ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई। क्या ऐसा है? नहीं। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी स्टाफ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सीजीआई के द्वारा होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है और जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1 and 3 इज दी राइट वन। चलो, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार खुद से करिएगा, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये एक्चुअली में कह क्या रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया मेंस का, इसके लिए आपके सामने मैंने एक आपका मॉडल आंसर टाइप दे रखा है, आप उसको एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एनजैक के ऊपर था, तो आप बताइए विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हायर जुडिशरी इन इंडिया। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो एनजैक के ऊपर जजमेंट दिया गया था। तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है और मेन्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या हुआ है, जो एनबीएफसीज एंड नॉन
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग ऑपरेशंस रियल सेंस में नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बैंक के फंक्शन, जैसे बैंक का काम क्या होता है, लोन देना होता है, तो एनबीएफसीज जो होती हैं ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोन देती हैं बेसिकली, ऐसा मान लो अभी के लिए। तो इनकी जो बोरोइंग है वो 13% तक बढ़ चुकी है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, मतलब 13% इन लोगों ने ज़्यादा लोन लिया है, बोरो किया है बेसिकली कहा जाए। लेकिन अब यहाँ पे मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है कि इनका जो क्रेडिट है, मतलब ये बैंक से लोन ना लेकर के ये मार्केट से लोन उठा रहे हैं। अगर पर्टिकुलर नॉन मार्केट से कहा जाए तो वर्ड है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब बाहर से लोन ले रहे हैं। अब जब ये लोन लेते हैं तो उसी लोन में से जिस इंटरेस्ट पे इनको मिलता है उसी इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ा के वो आम पब्लिक को देते हैं, जो तो डिफरेंस होता है वही होता है इनका मेन प्रॉफिट। तो एक बार इसमें सिर्फ डेटा है जो आपको पढ़ना है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि एनबीएफसीज क्या होता है। आप बोलो सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन को प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट को, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बैंक नहीं होते रियल सेंस में। ये लेंडिंग एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, और फिर यहाँ पे बिजनेस, इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये सारा काम इनका होता है, जनरल फंक्शंस होते हैं एनबीएफसीज के। अगर इनके पास जो फंड आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आप बोलोगे सर बैंक से बोरो करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, कैपिटल को रेस करते हैं मार्केट से, ठीक है, रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। अब अगर इसे सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये क्रेडिट को कहीं ना कहीं अवेल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच पाते हैं। इंफ्रा को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। अब देखिए 2010 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विद रेफरेंस टू एनबीएफसीज दे कैन नॉट एंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर यहाँ पे लिखा होता दे कैन नॉट, अगेन देखिए सेकंड स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। क्या ये सही है? आप बोलोगे एब्सोल्युटली दिस इज राइट, क्योंकि जो एनबीएफसीज होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एनबीएफसीज जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या ऐसा है? नहीं, ये सब बैंक के पास होता है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड जीसेक। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली दे कैन डू दिस थिंग। फिर कह रहे हैं यहाँ पे इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट। सो 2 and 3 इज द राइट वन। फिर सीएपीएफ देखिए 22 में, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे सर गिव लोन, ये दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं, मतलब डिमांड नहीं कर सकते हैं, अपने पास कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। सो डी इज दी राइट वन। फिर देखिए सीडीएस 222 में क्वेश्चन एनबीएफसीज के ऊपर आया है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। कह लें भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनबीएफसीज इज नॉट करेक्ट। एनबीएफसीज कैन नॉट गिव लोन। ऑब्वियसली ये तो गलत है क्योंकि एनबीएफसीज का मेन काम क्या है, लोन ही तो देना है कहीं ना कहीं। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है और यहाँ कह रहे हैं कि भैया आप वो बताइए जो कि गलत है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में जो की पॉइंट है मैं आपको वो बताऊंगा। 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड एक क्रेटर है मार्स पे, मंगल ग्रह पे, उसका नाम रखा गया है कृष्णन। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। अब जो आपके एमएस कृष्णन हैं ये इंडिया के जियोलॉजिस्ट हैं। इंडिया के द्वारा प्रपोजल दी गई थी 2 केरला बेस्ड रिसर्चर्स के द्वारा। अगर मैं केरला की बात करूं तो सेवरल प्लेसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्स पे केरला के प्लेसेस के नाम पे हैं, जैसे वलियामाला, फिर यहाँ पे पेरियर वालिस, फिर आपका कृष्णन पालुस। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे मार्स, मंगल ग्रह पे छोटे छोटे जगहों पे नाम रखे गए हैं। अब ये जो नाम रखे जाते हैं किसके द्वारा होते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। तो आखिर कैसे होता है? तो होता ये है कि जो आपका IAU होता है वो अलाउ करता है कि भैया आप जो है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो सजेस्ट कर सकते हैं अपना खुद का नेम अपने कल्चर से, अपने रीजन से, और जब ये चीज़ के ऊपर बैठक होगी और जब इस चीज़ पे एग्रीमेंट हो जाएगा और जब प्रपोजल सबमिट करने के बाद ये सारे के सारे लोग एग्री कर लेंगे, तब उसको ऑफिशियली वो नॉर्म या फिर वो नॉमेनक्लेचर में डाल दिया जाएगा कि भैया अब ये मंगल ग्रह पे इस पर्टिकुलर जगह का नाम इस पर्टिकुलर इंसान के नाम होगा। ठीक है, आपको इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही जानना है। देखिए 21 में क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से कनेक्टेड पूछा गया है और आपको पता होगा एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत, एस्ट्रोनॉमी कह रहा हूं मैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे आप दूसरी चीज करना स्टार्ट कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, काफी पॉइंट्स होते हैं जो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं एज इट इज की वर्ड्स, जैसे सीफिफाइड्स क्या होता है। फिर आपसे पूछ लेंगे लाइट ईयर, जैसे ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, लाइट ईयर की
बारे में पूछा गया कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से मेजर की जाती है, क्यों मेजर की जाती है पर्टिकुलरली लाइट ईयर पे। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं आपका नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात करता है, जो सीजे सूर्यकांत हैं उन्होंने कहा कि भाई एक यूनिफॉर्म नेशनल जुडिशियल पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। तो आप बोलोगे सर ऐसा नाम होना चाहिए या फिर उसका कुछ काम भी होना चाहिए? एब्सोल्युटली उसका काम भी होना चाहिए। तो काम क्या है? काम यह है कि भैया जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको कम करना। कैसे? मान लो ये एक्स हाई कोर्ट, वाई हाई कोर्ट, जेड हाई कोर्ट। अब ये एक ए इंसान है, एक ए इंसान एक्स पे पास गया, वाई के पास गया, जेड के पास गया, तीनों में अलग 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 इंटरप्रिटेशन दे दी गई। तो अब इससे क्या हो, कंफ्यूजन हो गई। वहीं पे भाई साहब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही दे दिया पूरा जजमेंट। तो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है इस चीज से। अब ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए कहने का पॉइंट है भैया एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपका डिफरेंस है प्रॉपर जस्टिस मिलने में उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। जो केवल यही एक काम नहीं है, काम और भी बहुत सारे हैं जुडिशियल पॉलिसी के। क्या क्या? जैसे आप देखोगे हाई कॉस्ट, लैंग्वेज का इशू जो लोगों को होता है, डिस्टेंस डिले, इन सब को आइडेंटिफाई करके इसको टैकल किया जाए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य है नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का। अब मैं और अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर यहाँ मेंस के लिए आपको पढ़ना हो तो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी क्या होती है, यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी, क्लैरिटी और लीगल सर्टेनिटी और ज्यादा प्रमोट होती है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उसको रिड्यूस करना भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है। जस्टिस का एक्सेस सबको मिल सके। फिर आप देखोगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड को एनकरेज करने की बात होती है। कहाँ पे? नेशनल जुडिशियल पॉलिसी में। और एडीआर में ही आप याद करो लोक अदालत की बात होती है, और लोक अदालत के ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सैफरान। अब सैफरान क्या है? सैफरान बेसिकली कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एमआरओ फैसिलिटी। अगर आपको एक शब्द में एमआरओ का मतलब समझना है तो एम मतलब होता है मेंटेनेंस, आर मतलब होता है रिपेयर और ओ मतलब होता है ओवरहॉल। मतलब जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स होते हैं उनका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करने का जो एक प्रोसेस होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो जो सैफरान है वो एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने अपनी एक यूनिट बेसिकली कहाँ पे खोली है? हैदराबाद में खोली है। तो यहां पे जो बात कही है वो ये कही गई है कि भैया हमें ना इस तरह का और काम करना पड़ेगा। तो ये जो यूनिट खोली गई किस लिए है? ये लीप एयरक्राफ्ट इंजन के लिए खोली गई। अब आपको लीप सोच के सर व्हाट इज दिस लीप? तो लीप मतलब होता है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन। ये नेक्स्ट जनरेशन के इंजन होते हैं जो काफी फ्यूल एफिशिएंट कहे जाते हैं, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, और ये कहीं ना कहीं फ्यूल का यूज रिड्यूस करेंगे, नॉइस रिड्यूस करेंगे और कार्बन एमिशन भी रिड्यूस करेंगे। अब अगर आप एमआरओ की बात करें तो ये ऐसी फैसिलिटीज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विस, रिपेयर और फिर एयरक्राफ्ट के इंजन को मेंटेन करना की होते हैं बहुत बड़े। ये एविएशन की सेफ्टी में, कॉस्ट रिडक्शन में और सेल्फ रिलायंस में। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है कि भैया हमें अपना एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो यंग टैलेंट है उनको सपोर्ट देना पड़ेगा एरोस्पेस सेक्टर में। इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं हमारी जो अंदर की मेक इन इंडिया वाली चीज़ है, फिर हमारी स्किल अपस्किल जब होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। साथ ही साथ एफडीआई में रिफॉर्म्स किया गया है। अब ये कह रहे हैं भैया हम जो एफडीआई है 100% कर चुके हैं मोस्ट सेक्टर्स में, 74% तो हम डिफेंस में ही डाल चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम्स होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट को मेंशन किया गया है, किस तरीके से वो बूस्ट करेगी मेक इन इंडिया को। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है आपको? सिंपल जो चीज़ पढ़नी है आपको लीप के बारे में। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसमें किस तरीके से एमआरओ की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छे तरीके से एमएसएमई सेक्टर या फिर जो स्टार्टअप हैं वो अगर एमआरओ पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया एक हब बन सकता है। किसके लिए? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए लास्ट आर्टिकल। यहाँ पे सिर्फ एक चीज के लिए मैं लिया, यहाँ पे एक प्लेसेस इन न्यूज टुबास नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इजराइल की आर्मी है उन्होंने क्या किया है, वेस्ट बैंक सिटी जो टुबास है वहाँ पे दोबारा उन्होंने पोजीशन ले रखी है और वहाँ पे जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको हटने के लिए कहा है। साथ ही साथ वहाँ पे दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो मेन चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पता होना चाहिए टुबास जो है वो किस रेफरेंस में बात हो रही है। तो आप क्या बोलोगे? इजराइल पैलेस्टीन के रिगार्ड में बात होती है। ये आर्टिकल सिर्फ इतना ही जानना है इसमें, इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं जानना है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।